अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पसे पर्दा में नामवर माहिर आइन व कानून और सियासी तजियाकार मोहम्मद अजहर सदीक के साथ अकरम राई आपकी खिदमत में हाजिर है। आज कौमी मंजरनामे पर बहुत तेज़ रफ्तार डेवलपमेंट्स हुई हैं, इसलिए मौज़ूआत भी बहुत ज़्यादा सनसनीखेज किस्म के हैं। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ फुल कोर्ट की तश्कील के लिए मुनीर मलिक के अहम दलाइल और जस्टिस मुसर्रत हलाली के 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी जजेस को आड़े हाथों लेने से आईनी बेंच के सरबरा हाजी अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल बंदूखेल काफ़ी परेशान नजर आए। ये हमारा पहला मौजू है। दूसरा मौजू है कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान को ऐन उस वक्त आज़ाद करार दे दिया जब खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला की तब्दीली अमल में आने वाली है। तीसरा हमारा मौजू ये है कि तहरीके लब्बैक के साथ यकायक पंजाब हुकूमत ने जो जालिमाना रवैया अख्तियार किया है, सिर्फ इस बुनियाद पर कि उन्होंने फ़लस्तीन के हक में पुरअमन कानूनी मुजाहरा क्यों किया, इस पर हम अजहर सदीक साहब की राय लेंगे कि इसकी वजूहात क्या हैं। और चौथा और आखिरी मौजू हमारा ये है कि लंदन हाई कोर्ट ने आदल राजा को ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर के खिलाफ आयद करदा इल्जामात के जुर्म में 3.5 लाख पाउंड जुर्माना अदा करने का हुक्म दे दिया। ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है और आदल राजा के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। सबसे पहले वक्त की किल्लत के पेश नज़र सबसे पहले 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ फुल कोर्ट की तश्कील के लिए आज मुनीर मलिक ने बड़े धुआंधार दलाइल दिए और जजेस काफी परेशान नजर आए। उनके दलाइल से तो परेशान नजर आए, अपनी सिस्टर जज मुसर्रत हलाली के की ऑब्जर्वेशन से भी परेशान नजर आए। ये सर क्या ये किस्सा चल रहा है? आप तो मौजूद हैं समाअत के दौरान। तो साहब बहुत शुक्रिया आपका। जस्टिस मुसर्रत हलाली साहिबा से याद अल्लाह कह दें, हमारी कोलीग थी लॉयर्स मूवमेंट में। मैं मुनीर मलिक साहब के दौर में ना वो मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी रही है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट बार की तारीखी बात आपके सामने रख दूं, ये शायद हर एक को अंदाजा नहीं है। और हमने बड़ा इकट्ठे सफर किया, हमने लॉयर्स मूवमेंट में कराची तक, और बड़ी हिम्मत वाली खातून है, बड़ी हिम्मत। लेकिन मैं उनके इस रिमार्क्स को मंतकी अंजाम तक नहीं, उन्होंने पहले भी बड़े अच्छे रिमार्क्स दिए, समझना बात। लेकिन फैसले में उसके बाद वो मुखालिफ नजर आए। यहां आप जरा समझना है कि 8 मेंबर बेंच, तो ताकत तादाद में होने चाहिए थे। यानी ऑब्जर्वेशन से खुश होकर मिठाई खाने की जरूरत नहीं। नो नॉट एट ऑल। जस्टिस जमाल बंदूखेल हुआ भी, मैं आपको पहले बता दूं, उनका भी यही किस्सा है। यानी अब मुझसे क्या पूछते हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन जो है ना, हाजी अमीनुद्दीन साहब, वो हाजी वाले स्टाइल में रहते हैं, ठीक है ना जी। ठीक हो मैं कोई गया मुनाफिकत की बात नहीं करना चाहता, लेकिन पता तो चल जाता है ना यहाँ तक सामने क्या है जी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर एक आध चुटका देते हैं, लेकिन वो तयशुदा बात लेकर चलते हैं, उनका माइंड तय हुआ था चीजों को जी। अब 8 में से बज़ाहिर जो, अब मिसाल के तौर पर अगर रिमार्क्स की हद तक जाएं, तो जस्टिस जमाल बंदूखेल के रिमार्क्स भी इस साइड पे थे, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मुसर्रत अली साहिबा, ठीक है ना जी, और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का भी कहा जा रहा है। यानी 4 को कहा जा रहा है इस तरफ है, तो 4 खामोश बैठे हैं समझना आपने जी, मैं बिल्कुल आपकी बात को फॉलो कर रहा हूं मैं। यानी यहाँ ये 9 का बेंच होता ना, तो 5-4 की बात हो सकती थी। ये क्या है, 4-4 का है, इसका मतलब है 5-3 या 3-5, सही रूल बात है है। ना, हाँ जी। या 6-2 या 2-6, ठीक है, या 8-0 या 0-8, जो मर्जी आप कह दें इस बात को। तो मैं दलाल बड़े कमाल के थे, और सबसे जो बड़ा मास्टरपीस था ना, वो ये जो अलहदा कर रहे थे ना कि आईनी बेंच अलहदा है, वो अलहदा है, ये 27वीं तरमीम की साथ तैयारियां। आपको पता है अटॉर्नी जनरल नोट्स ले रहे थे 27वीं तरमीम के लिए, और ये 27वीं तरमीम में आगे होना है, क्या होना है, क्या होना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, यानी आईनी अदालत बिल्कुल कंपोजिशन अलहदा होगी।
یعنی ہائی کورٹ میں علیحدہ ہوں گے. یعنی جیسے آج منیر احمد صاحب نے پکڑ لیا آرٹیکل 176 میں جی چیف جسٹس اینڈ ججز آف دی سپریم کورٹ. یہ تو نہیں کہا کہ چیف جسٹس اینڈ کانسٹیٹیوشن ججز آف دی کورٹ, یہ تو نہیں کہا. تو یہ ججز سارے ہی ججز ہیں, اور اسی لیے فل کورٹ. اور میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے, اگر ٹیم مناسب سمجھے تو وہ ٹویٹ لگا دیجئے گا, ٹویٹ لگا بھی دے, وہ آپ جو سب یاد بھی رکھیے گا جی کہ نا میں نے لکھا تھا کہ اگر فل کوڈ بن جاتا ہے تو 26ویں ترمیم کل عدم ہو جائے گی. بالکل صحیح بات ہے. اور اگلی بات ساتھ ہی ہے, اور میجورٹی کہے گی کہ 26ویں ترمیم کے جو بینیفیشری ہیں, جو کام ہو گئے ہیں, وہ پروٹیکٹڈ. وہ کیا پروٹیکٹڈ ہے. پروٹیکٹڈ, آگے چلیں. لیکن اس میں کیا ہوگا, اس میں جیسے مسرت علی صاحبہ کے حوالے سے جو بات ہے, وہ جو ججز ہیں نا, جو ججز ہیں وہ ججز نہیں بچیں گے جو ہائی کورٹ سے آئے ہیں. وہ جو 26ویں ترمیم کے حوالے سے جو آئی ہیں وہ واپس جائیں گے, کیونکہ 17 کی تعداد ہے, ٹھیک ہے نا, اور سپریم کورٹ کے وہی ججز آئیں گے, اور اسی کانٹیکس کے حوالے سے باتیں ساری آئیں گی. تو یہ باتیں جو ہے نا, یہ نہ خوشی والی بات ہے, نہ غمی والی بات ہے. لیکن یعنی دیکھیں دوسری جو بات رکھنی ہے کہ سماعت 13 اکتوبر تک ملتوی ہوئی ہے. آگے کل 11 ہے, 12 ہے, اور پیر ہے 13. جی ٹھیک ہے نا جی, پیر ہے 13. اور اس وقت تک کچھ تو کہہ رہے ہیں فیصلہ لکھا ہوا, یعنی انگریزی بڑی اچھی ہوگی ہے نا ہمارے یہاں حاجی صاحب کی. وہ پچھلا فیصلہ آپ نے دیکھا ہی ہے, بہت کمال کا فیصلہ تھا. اور ویسے سر ہما صرف موصوف شخصیت ہے امین الدین خان صاحب کہ ان کے پاس کئی طرح کے اسلوب بیان ہیں, ہر فیصلے میں ان کا انداز تحریر مختلف ہوتا ہے. یہ فن پاکستان کی پوری تاریخ میں کسی اور جج کے پاس نہیں آیا سر. اچھا, میں کئی دفعہ کورٹوں میں بیٹھے ہوتے ہیں نا, میں تو ججز کے مائنڈ پڑھ لیتا ہوں. افتخار چوہدری صاحب کے دور سے میری, اور میں جب کورٹ میں بیٹھا ہوتا ہوں, جو میں بات کر رہا ہوتا ہوں وہی ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے, فیصلے کے اندر وہ چیزیں جھلک رہی ہوتی, جی جھلک رہی ہوتی. تو فیصلہ لکھنا اچھی بات ہے, لیکن فیصلہ خود لکھنا زیادہ اچھی بات ہے. فیصلے کی نوک پلک درست کرنا زیادہ اچھی بات ہے. اور آپ تو پتا آپ کو وہ اے آئی کے حوالے سے جیسے سردار جازا خان نے کیا چٹکلا لگایا تھا. بالکل صحیح کہا, بالکل چٹکلا کیا صحیح کہا لگایا تھا تھا. کہ جو پروگرامر فیڈ کرتا ہے تو اے آئی تو وہی جواب دے گی. تو اب ذرا سمجھ رہے ہیں ہائیبریڈ پلس کیا نظام ہے, وہ پروگرامر ہے نا. جی بالکل ہائیبریڈ پلس نظام کیا ہے, وہ پروگرامر ہے, اس کو جو بالکل فیڈ کیا جائے گا وہی آئے گا نا. ٹھیک ہے بالکل نا صحیح جی. بات. تو اس لیے اس پہ ہنسی خوشی کی بات نہیں ہے, میں نے آپ کے سامنے پیرامیٹر رکھ دی ہیں. اور آج میں پاسبلٹی آپ کے اس کے حوالے سے بتا چلوں, اگر فل کوڈ بنتا ہے تو 26ویں آئینی ترمیم کل عدم, اس کے ذریعے جتنے کام ہو گئے ہیں وہ پروٹیکٹ کر لیے جائیں گے. ججز کی حد تک وہ واپس اپنی جگہ چلے جائیں گے. لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوگی, یہ راستہ دے گی 27ویں ترمیم کو. کیا دے گی راستہ 27ویں ترمیم کو, تاکہ اگلا ایجنڈا رہ جائے. لیکن میں نے آج آپ کے سامنے ایک دوسری بات بھی سارے سامنے رکھنی ہے, ہمارے اگلے ٹاپک میں ساتھ ملاؤں گا اس بات کو سامنے رکھنے. جی تو 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے خد و خال کے حوالے سے وہ باتیں میں آپ کے سامنے میں رکھ دی ہیں, اور ابھی ڈسکس کریں گے 27ویں ترمیم ممکنہ کیا ہو سکتی ہے. ایک میں نے آپ کے سامنے بتا دیا کہ ججز آئینی علیحدہ, اور یہ ہماری باقی جو ہے نا یہ ساری سپریم سیشن کورٹ, سپریم سول کورٹ, سپریم ہو جائیں گی ساری کی ساری, ہائی کورٹ سول کورٹ ہو جائے گی. اس طرح کے یعنی اس سے کیا ہوگا کہ ہم ججز کو نکال کے اس پیرامیٹر میں رجا کے آپ وہ ججز کی جو اہمیت ہے نا وہ ختم کر دیں گے, یعنی جوڈیشری کو بالکل زیرو کر دیں گے آپ. اور اس کا قصور جو ہے الٹیمیٹلی یہ ذہن میں رکھیے گا, اس ساری باتوں کو زندہ رکھنے کا اس کے ساتھ سیاسی چیزیں بھی جڑی ہوئی ہیں. کیا جڑی ہوئی ہیں سر جو آپ خوفناک منظر کشی کر رہے ہیں, کیا پاکستان بار کونسل, سپریم کورٹ بار, لاہور ہائی کورٹ بار حکومت کے ساتھ ایک پیج پر ہونے کے باوجود یہ اتنی بڑی خودکشی کریں گی؟ بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. یہ یاد رکھیے گا, میں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. دیکھیے ججز کو تو اپنی تنخواہوں سے کام ہے نا, اپنی مراد سے کام, اور وکلا کو, اور وکلا کو ان کو اپنی سیاست سے کام ہے. یعنی ان کے لیے پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں, کوئی ایشو نہیں ہے.
इस दौर के अंदर कोई इशू नहीं। इशू तो आम वकील के हवाले से है जो मर गया है, और 27वीं आईनी तरमीम के जो खतरनाक नताइज हैं इलेक्शन। अभी आप देखें ना, एक चीज और जोड़ते हैं यहाँ इसके साथ, जी। और चूंकि आपने सवाल कर लिया है, मैं इसको साथ मिलाने लगा हूँ इस बात को सामने रखते हुए। क्योंकि ये सवाल सर सिर्फ मेरे जहन में नहीं है, ये अवाम के, ये ना आम आदमी से भी पूछे तो वो इसी बात पे हैरान होता है कि पाकिस्तान की तारीख में अहम तरीन किरदार अदा करने वाली बार कौंसल्स और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, तहसील बार एसोसिएशन आइन के साथ इतनी बड़ी घटना हो रही है, वो खामोश कैसे हैं? वो इस बात पे हैरान है, अच्छा, उनको देखिए समझ नहीं आ जॉय साहब, कह तो रिजाल एहसास से ध्यान जाता है। एक दौर होता था, और ये मैं बता दूं, पाकिस्तानी तारीख में मैं फख्र महसूस करता हूँ कि मेरा ताल्लुक प्रोफेशनल ग्रुप के साथ है, हामिद खान के साथ। हजार इख्तलाफ रहेंगे, लेकिन इन असूलों पे इन्होंने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। हामिद खान से पहले यहाँ आमिर रजा होते थे, वो आजकल नवाज शरीफ के बहुत करीब है, और उनको हदायत देने में, डायरेक्शन देने में मैं कभी हैरान होता हूँ कि इतना इंटेलिजेंट आदमी अपने आप को जाया कैसे कर गया। साबिक जज थे आमिर रजा खान साहब। प्रोफेशनल ग्रुप के जो लोग हैं ना, इन्होंने एलएफओ की तहरीक ले लें, अपना डिक्टेटरशिप ले ले, मार्शल ले ले, जंगें लड़ी हैं। जो अब ग्रुप इस वक्त हायल बैठा है ना, ये सपोर्टर रहे हैं सारे निजाम। जो इस वक्त बैठा हुआ ना, ये सपोर्टर रहा है, डिक्टेटरशिप का सपोर्टर रहा है, अदलिया की आजादी के खिलाफ तहरीक का सपोर्टर रहा है। ये सारे वो लोग हैं। अब आगे आप बता रहे हैं कि हम अदलिया की आजादी के, किसने कहा? आपका मौका मिल गया है, आपने तारीख रकम जो करनी थी कर दी है, और वो तारीखी किरदार लिखा जा चुका है। और तारीख 27वीं तरमीम की तारीखी किरदार ये है कि तारीख का एक स्याह बाब इन्होंने लिखा है। सर मेरा इसमें सवाल एक ये है, एक चीज जो बड़ी अहम हुई है आज की समात में, वो नजरअंदाज ना हो जाए, कि जब बार बार ये कह रहे थे मुनीर मलिक साहब के जो बेनिफिशियरी जजेस हैं वो कैसे इस केस को सुन सकते हैं, तो जस्टिस जमाल मंदूखेल ने एक बार नहीं कई बार ये सवाल पूछा कि पहले आप ये बताएं कि हमारा इसमें बेनिफिट क्या है। जब ये समात के आखिर में मुनीर मलिक दलाइल को खत्म कर रहे थे, या ना उसको कंक्लूड कर रहे थे, तो उन्होंने फिर यही बात कही। तो फिर ये निकला, उन्होंने ये सवाल पूछा जमाल बंदूखेल ने कि हमारा बेनिफिट क्या है, तो उन्होंने कहा कि इसका बेनिफिट ये है नए जजेस का कि अगर 26वीं तरमीम रिवर्ट हो जाती है तो वो वापस हाई कोर्ट को चले जाते हैं। तो जमाल बंदूखेल ने तिनक कर कहा कि ये कैसे मुमकिन है, कोई आइन की ऐसी दफा ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट से कोई जज जो है वो हाई कोर्ट में वापस चला जाए। तो मुनीर अच्छा मलिक साहब ने कहा कि ये सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के फैसले में ऐसा हो चुका है। तो बिल्कुल है, आगे से सर वो जज साहब ने कहा, वो जो थे जो क्या नाम है बैठे हुए अमीनुद्दीन खान के राइट साइड पे, उनका क्या नाम है, मोहम्मद अली मजहर। मोहम्मद अली मदर साहब, उन्होंने कहा कि वो तो पीएलओ जो पीसीओ और ये ना एलएफओ के वजह से गए थे। तो मुनीर मलिक साहब ने जो ये ना छक्का मारा, बल्कि अट्ठा मारा, बल्कि दस्सा मारा कि ये जो 26वीं तरमीम है ये किसी पीसीओ से मुख्तलिफ नहीं है। अच्छा चौधरी साहब, मेरे बात को समझना है आपने। पीसीयू को कॉन्सेप्ट पहले समझिएगा क्या है। पीसीयू का कॉन्सेप्ट है अपनी मर्जी के जज लेके आना। क्या है? अपनी मर्जी के जज लेके आना, सिस्टम को चलाना, गैर आईनी कामों को सबको प्रोटेक्शन देना, पीसीयू के जरिए आई जजेस का। तो मौजूदा जो आपने जजेस लाकर बिठाए हैं वो क्या कर रहे हैं? वो तो आइन की नई तशरीह कर रहे हैं। यानी जो फैसले आईनी बेंचों ने दिए हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच उसको तब्दील कर रहा है, ये तब्दील कर रहा है, उसके जुरिस्प्रूडेंस के ये तब्दील कर रहा है आपने। तो पीसीओ के जजेस यही तो करते रहे। तो मुनीर मलिक साहब ने गलत तो नहीं कहा। उन्होंने तो असूली तौर पर देखे ना, यहां क्या है, उसमें भी जो जजेस की तैनातियां हुई वो गलत हुई थी, गलत लिया था, जो भी है। अगर आप चूंकि आपने आप चूंकि एक नामवर बाहर आइन है, मैं आपके सामने अगर बोल रहा हूं तो ऐसे ही है जैसे सूरज के सामने एक चिराग जो है ना वो बोलने की जसारत करे। पीसीओ लाता है मार्शल्ला, और मार्शल्ला क्या होता है कि उसमें ताकत का मरकज जो है ना वो सिविल इंतजामिया के पास नहीं होता है। अब मार्शल्ला नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जोर जबरदस्ती उसी तरह की जा रही है जैसे मार्शल्ला में की जाती है, और इसे हाइब्रिड प्लस निजाम आप कह रहे हैं। तो फर्क क्या है फिर? साहब देखें, बात फिर वही आ गई
समझना आपको ये है कि ये तो इन्होंने खुद तस्लीम कर लिया हाइब्रिड प्लस को, हम नहीं कह रहे हैं। हाइब्रिड प्लस क्या निजाम कहते हैं? हाइब्रिड निजाम जो है जो आइन और कानून से हटके है, ये वजीर दफा ने खुद तस्लीम किया कई दफा। तस्लीम किया। और हाइब्रिड निजाम में जब फैसले कहीं और होते हैं, तो मार्शल में भी तो फैसले कहीं और होते हैं ना। यहां भी बैठकर अगर आप समझें इस बात को, तो ये और हमारे दो मेंबर, दो जजेस ने जो मखसूस रिश्तों का केस है उसका फैसले में लिखने दिया आपके सामने, सारा कुछ समझ नहीं आ गया हमें? एक ही दिन में जजेस की कैसे ट्रांसफर हुआ, किस तरह अपना चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वजीर आजम, काबीना और अपना सदर साहब, तो वो तो ये हाइब्रिड प्लस ही तो है, और क्या है? और इन सब दुनिया चीजों की, को जब आप, पाकिस्तान की नहीं दुनिया की तारीख में इतनी तेज रफ्तार खतो किताबत आज तक नहीं हुई। गिनेस मैं बुक यहाँ ऑफ एक वर्ल्ड तजवीज रिकॉर्ड करने को लगा ये चीज नोट करनी चाहिए। मैं एक तजवीज करने लगा हूं, एंड आई वुड रिक्वेस्ट द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, let it be recorded in Guinness Book of World Record, the fastest summary for a transfer or appointing of a judges from one bench to another bench. एग्जैक्टली Let it be so. एग्जैक्टली आना चाहिए, बिल्कुल बनाए आना चाहिए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लाकर लिखें। मैं चूंकि वक्त की किल्लत भी साथ साथ रहनी पर है, मैं आपके साहब, आपके इन दलाइल को समेटा जाए तो ये ना मतलब ये है कि हाइब्रिड प्लस निजाम और पीसीओ का निजाम वो इनमें बराबर है। रत्ती बराबर फर्क नहीं है। और वो मीर सिर्फ मलिक देखिए, साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा आपकी राय में कि 26वीं देखिए तरमीम तो किसी साहब, सूरत पीसीओ से मुख्तलिफ नहीं है। उसका सबूत देने लगा हूं, उसका सबूत देने लगा हूं। मार्शल जब भी आया, राउला का मार्शल आया, मुशर्रफ का मार्शल आया, उसके बाद आईनी तरामीम आई जिन्होंने प्रोटेक्शन दी उसको। समझ आई आपको बात कह रही? जी मैं समझ गया, तरमीम ले बिल्कुल लें, समझ गया, 18वीं तरमीम ले लें, 16वीं तरमीम ले लें, वट एवर इट इज, बिल्कुल ऐसे ही। आपने उस सारे निजाम को क्या किया, आइन के तरमीम करके नीचे दबा दिया। तो ये भी तो क्या किया आपने, ये भी क्या किया है, ये वही तो कर रहे हैं आप। और यही बात सारी, मैं होता तो मैं तो खुल के बात करनी थी कि व्हाट इज द डिफरेंस। दो आर्टिकल 270 डबल ए ट्रिपल ए लाए, आप किस लिए लेके आए? सर आप कीजिएगा सैयद जफर अली शाह केस के हवाले से कि जनरल जियाउल हक के उसके जनरल परवेज मुशर्रफ के पीसीओ पर हल्फ उठाने वाले इफ्तिखार चौधरी, वो ये ना उस वक्त क्या थे और बाद में वो क्या बने। अब वो जैसा ये ये ना बात, अब वो इनकलाबी हैं या वो पीसीओ के फैज याफ्ता हैं, इसका फैसला तारीख तो कर चुकी है। चौधरी साहब यही बात सामने ना, मैंने मैंने अब जब ये बात करनी है ना, जब ये सारी सामने आना, तो मैंने ये बात रखनी है ना कि जी एक्चुअली क्या है। एक्चुअली तो आपने उस आयन के जरिए एक गैर कानूनी काम को प्रोटेक्शन देने की कोशिश की है। ज्यादा लंबी बात हो जानी है हमारी, मैं इसके साथ एक चीज जोड़ने लगा, मखसूस नशिस्तों वाले बात को सामने रखते हुए, क्योंकि मेरा आर्गुमेंट कंप्लीट हो जाएगा। जी बिल्कुल मखसूस ठीक है। नशिस्त मखसूस नशिस्तों का फैसला देखें जरा जरा, उसकी उसमें जज साहब ने निकाल, टाइमिंग पे खास तौर पे आपने ये ना तजिया देना है। हाँ वो देखे ना, जरा बात को समझे वो। और जब ये सारा काम हुआ, जब ये फैसला आया, हाइब्रिड प्लस आ गया, और इलेक्शन कमीशन सोया हुआ था। जैसे ही वजारत आला का इस्तीफा आया, अब वजह क्या है, 73 सीटें चाहिए, 52 सीटें गालिब, 53 उनके पास है, 53 है या 53 है गालिब उनके पास, उधर 92 है। पाकिस्तान तहरीक आजाद लोग हैं। अब वो आजाद में डिफेक्शन नहीं लगना, आर्टिकल 63 नहीं लगना आपका। आप अगर जिस मर्जी पार्टी को दे दें, और हमने तजवीज भी दी थी, और आज भी मैं कहता हूं कि बाकायदा इनको संभालें, बच्चों की तरह। एक मुर्गी बच्चों के परों में समेटती नहीं है, इन तमाम को इकट्ठा करें, एक होटल में रखें, वहीं से लेकर जाएं जो तरीका कार है। आपने अभी तक कुछ नहीं किया, मैंने ट्वीट भी किया इसके ऊपर। नवाज शरीफ से सर सीख ले, जिन्होंने 85 में छांगा मांगा में सारी मुर्गियां इकट्ठी कर ली थी, मुर्गियां मुर्गे। ओहो, अभी अब चले, हम तो पुरानी बात कर रहे हैं, वो तो उसके बाद इन्होंने मिसाके से तो जमूद उस देखा है ना। से तो उसकी अभी मिसाल ले ले सर, ये हमजा, ताजा ये मिसाल है। उस्मान बुज़दार के बाद हमजा के दौर में आपने देखा नहीं, वो रॉयल हाँ होटल, रॉयल स्विस होटल के पास लेकर गए, वहीं बिठाए। यानी और कमाल की बात है, एस्टैब्लिशमेंट अगर देखा जाए तो फैसिलिटेटर थी उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट बकायदा। और हम ये आप हम बड़ी बातें किया करते हैं, और वो हमने देखा किस तरह लेकर सर बिठाकर सर उनका पहला रहा। आप इसे मेरी गुस्ताखी समझे। मार्च 2022 के कोर्ट मांडर्स कॉन्फ्रेंस में फौज ये फैसला कर चुकी है कि हम सियासी मामलात में कतई मुदाखलत नहीं करेंगे। मेरा ये इख्तिलाफी नोट तहरीर किया जाए।
ये आपका पहले का तहरीर शुदा है, इसको दोबारा इस फैसले का हिस्सा बना लेते हैं हम। लेकिन बात यही समझनी है कि उस वक्त देखे ना, उस वक्त अभी पता चलेगा ना, अभी 3 बातें आपको बताएंगी। चले मैं बड़ी बात कहने लगा हूं यहाँ। जी अली अमीन गंडापुर का जाना जो है ना, ये बहुत किसी बड़े के लिए बहुत पॉसिबिलिटी है नुकसान हो, या कहीं अंदर कुछ शायद जाग आ गई या होश आ गई, या जो मर्जी आप कह दें इस बात को, कोई भी शक्ल दे दें आप इस बात को। आपके कहने का मतलब ये है कि अली अमीन गंडापुर का जाना नई बहुत बड़ी तब्दीलियों का पेशखेमा साबित होगा। आप बिल्कुल ऐसा ही है जी, सितमगर होगा। फिर अगला बात मैंने आपके सामने रखी है कि अगर अगर उन्हें जाना मंजूर नहीं है तो ये चैलेंज होगा, और नया वजीर आला जब तक नहीं आता ना, तब तक ये वजीर आला रहेगा। और हाईकोर्ट शायद स्टे कर दे, कि इस्तीफे को स्टे कर दे, पेशावर हाईकोर्ट स्टे कर दे, और ये वजीर आला साहब मौजूद है। ये कहें जी मैं थोड़ा है, वो जो तो हाईकोर्ट ने स्टे किया है ना जी। इसी अगली बात जोड़ें साहब। चले फर्ज करें ये जो है ना अपना चले जाते हैं, अगला इलेक्शन है, अगर अगले इलेक्शन के अंदर बड़ी आसानी से मुंतखब हो जाते हैं, बड़ी आसानी से, इफ एंड बट नहीं होते, फिर जी ज्यादा खतरनाक, फिर ज्यादा खतरनाक। तीसरी पॉसिबिलिटी मैंने रखी है, वरना क्या होगा कि वो जो 53 है, वो जो 92 है ना, वो 72 हो जाएंगे। यानी आजाद की फैसले का जो अल्टीमेटली इफेक्ट होगा। यानी जो 52 है वो 72 हो जाएंगे। 52 जो है वो 73 हो जाएंगे, 52 जो है वो 73 या 74 हो जाएंगे। जी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना, वो 70 71 पे आ जाएगा सर। 71 72 अपना मशहूर मामला है, 71 72। ये तो सर आपने नुसरत फतेह अली खान की वो यानी कि ना कवाली याद दिला दी कि ये गोरख धंधा है। यस, ये गोरख धंधा है, ये गोरख धंधा है। आखिरी बात की तरफ आए, हमें प्रोग्राम खत्म करें। सर ये तहरीक लब्बैक उसके पुरअमन मुजाहिरीन पर सीधी गोलियां चला दी गई। एक कारकुन शहीद हो गया, 50 से जायद जख्मी हैं, और उन जख्मियों में भी बाज को कारी जख्म आए हैं। अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी बख्शे। ये सर ये क्या हो रहा है सर? ये यानी फलस्तीन के हक में मुजाहरा करने पे गोलियां चला दी गई। तो मैं आपको याद करा दूं, और अभी सानिया मॉडल टाउन के जख्म ताजा हैं। जैसा मैं आपको याद करा दूं, जरा समझना है आपने इस बात को। मैंने आपको कहा था कि सितमगर होगा, असल एजेंडा कुछ और है, बहाना इमरान खान। मेरी जरा बात को गौर से समझिएगा। असल में लोगों को घर बिठाना तक एहतजाज ना हो, और आज जो कोई एहतजाज के लिए निकले, समझ आए बात को आप ना, जो मैं बात कह रहा हूं उस बात की तस्दीक है ये वाली बात, कि इमरान खान तो सामने रखकर जो कि एब्सोल्यूट नॉट का नारा लगाया, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होना था या हालात ऐसे नहीं बनने थे, तो अब बुनियादी तौर पर वो हो रहा है ना कंप्लीट। इसमें कोई भी आएगा तो नहीं बचेगा, कोई भी आएगा, कोई भी आएगा तो बचेगा नहीं। ठीक है ना जी, कोई भी अगर आएगा तो बचेगा नहीं। लब्बैक जिसने दर्जनों शहादतें दी हैं, वो एक शहादत से खौफजदा होकर घर में बैठ जाएगी। क्या आप समझते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का माइंडसेट ऐसा है? देखिए, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की बातें कुछ और हैं, मसाइल देखिए आप समझ रहे हैं। वो मैं रिजवी साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ, खत्म नबूवत के हवाले से, इश्क नबूवत के हवाले से बहुत अजीम इंसान। मैं उस वक्त सियासी बातों की तरफ नहीं जाना चाहता, ना मैं ऐसी को बात करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना आपके सामने रखना चाहता हूँ कि असल में हालात क्या है, वाकयात क्या है, जो समझना है आपने इन सब बातों को सामने रखते हुए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बड़ी बातें होंगी, और आपको पता कहीं ना कहीं एस्टैब्लिशमेंट किसी ना किसी हवाले से चीजों को तारे हिला रही होती है, बाकी मामला को देख रही होती है, सारी बातों को। लेकिन मैं, अगर किसी ने कहा भी, अगर आए भी, अपने तहीं भी आए या किसी के कहने पे आए, लेकिन उन्होंने बख्शा नहीं, उनको बख्शा नहीं गया। कि आप कौन होते हैं इसराइली मामला में मुजाहरा करने वाले, प्रोटेस्ट करने वाले? और यही मैंने कहा था कि इमरान खान के अगेंस्ट जो इतना सख्त स्टैंड लिया गया ना, उसकी वजह यही थी कि ये लोग जो है ना सड़कों पे ना आए, सड़कों पे ना निकले, बात ना हो। वरना तो देखे ना, आजाद कश्मीर में हुआ, लोग आए सड़कों पे, ठीक है ना जी, रिटेलिएशन भी हुआ, लेकिन उसके बाद मजबूरन घुटने टेकने पड़े। लेकिन सर ये वाले मसले में ना, लेकिन सर ये फलस्तीन वाले मसले, सवाल ये खत्म कर उठता है, सवाल ये दूं जी जी फलस्तीन वाले मसले के ऊपर जीरो टॉलरेंस सर, जीरो टॉलरेंस। क्यों?
अगर ये तहरीक खिलाफत के दौरान मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली और दीगर मुस्लिम कायदीन की क़यादत में तारीख साज जलसे जुलूस निकल सकते हैं बर्रे सगीर में, जबकि अंग्रेज साम्राज्य मौजूद था, उसने भी उन जुलूसों पर गोलियां नहीं चलाई। तो तो इस्लामी साहब जमहूरिया पाकिस्तान में फलस्तीन के हक में मुजाहरा करने की पादाश में तहरीके लब्बैक के कारकुनान पर सीधी गोलियां किस तरह चलाई गई? तो साहब अब जरा तो अंग्रेज बात साम्राज्य नहीं है, अंग्रेज बिल्कुल साम्राज्य ने भी गोलियां नहीं चलाई थी तहरीके खिलाफत के जलसों पर। इस बात को समझिएगा। फलस्तीन आलमी दहशतगर्द है, क्या कुछ हालात किए, पूरी पूरी दुनिया ने क्या किया उसके खिलाफ, जो रवैया रखा उन्होंने गाजा में, जो रवैया रखा, जो तरीका कार रखा, कहां के ह्यूमन राइट की तंजीमें और बाकी सारे लोग, कहां के यूएनओ और बाकी सारे लोग, सारी बातों को सामने रखते हुए। तो वो जो जो जायनिस्ट पॉलिसी है, मैं जूइश नहीं कहता इसको, जूइश तो बड़े पॉजिटिव सेंस में जाते हैं, जो जायनिस्ट या जायनिज्म लॉबी है ना, वो चीजों को इसी तरह से कंट्रोल करती है, वो चीजों को इसी तरीके से लेकर चलती है। वो उनको अपने, मैं पाकिस्तान के हवाले से बात नहीं कर रहा, मैं उनके माइंड सेट की बात कर रहा हूँ, वो समझने के लिए। तो ये अल्लाह करे, लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, अगर ये मामला हाथ से निकला, ये अगर मामला हाथ से निकला, तो फिर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। और जो बातें मैं आपके सामने कह रहा हूं, सितंबर सितमगर होगा। सर अल्लामा इकबाल ने जब ये खिलाफत का खात्मा हुआ था और उनके ऊपर तुर्कों के ऊपर जुल्म बर्बरियत किया गया था, खिलाफतें हुकूमतें खत्म कर दी गई थी ये हजाज में, दीगर ममालिक में, तो उन्होंने एक शेर कहा था कि गर गर उस्मानियों पे कोहे गम टूटा तो क्या गम है, उस्मानियों पे कोहे गम टूटा तो क्या गम है, कि खूने 7,000 अंजम से होती है सहर पैदा। देखिए ना, सारा कुछ कह दिया ना, तो मैं सारा कुछ कह दिया। अगर इसको कहूं कि लब्बैकियों पे कोहे गम टूटा तो क्या गम है, कि खूने 7,000 अंजम से होती है सहर पैदा, तो क्या ये सही होगा या गलत होगा? तो ये सब याद रखिएगा। हमें जो है ना, वाकया करबला, वो हमें हुसैनियत सिखाता है। दुख और अफसोस किस पे रहा? कूफियों पे रहा। और आज भी कूफियों पे है। कौन है कूफी? कूफी इस्तारा है? क्या है कूफी? खामोशी है कूफी होना, चुप रहना है खामोशी। यानी बुराई को हाथ से रोकना, मुंह से बुरा जानना, मुंह के या तीसरा नहीफ क्या है, दिल से बुरा जानना। और आज देखते हैं कौन सी हुकूमत वक्त क्या बात कहती है इसके ऊपर, सियासी जमातें, मजहबी जमातें इस सारे पे क्या बोलती हैं। आपको अंदाजा हो जाएगा एक आध दिन के। जी बिल्कुल। तहरीक लब्बैक के कारकुनान पर होने वाले जुल्म सितम पर सियासी जमातें क्या कहती हैं, ये एक दो दिन में अंदाजा हो जाएगा। मोहतरम अजहर सदीक साहब के इन आखिरी रिमार्क्स के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। इंशाअल्लाह कल नए मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। मोहम्मद अजहर सदीक और अकरम राई को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।